हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं आज आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाला हूँ वो है पार्लियामेंट के लेसन के ऊपर। पिछले लेसन में हम लोगों ने पार्लियामेंट के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मेंबर का क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है और कैसे सीट वैकेंट होता है, क्या क्या मतलब उस क्राइटेरिया है जिसके आधार पर ये माना जाता है सीट वैकेंट हो गया है, उसी पे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हम और एक चीज़ और बता दूं कि मेरा वीडीजे टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं इसी के रिगार्डिंग, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप लोगों को पता है कि कहीं भी किसी भी जॉब के लिए एप्लीकेशन हम लोग करते हैं तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो फिर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों नहीं होगा। तो वहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया गया, जो कि मिनिमम क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि वो व्यक्ति इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि इंडिया में दो तरह के लोग हैं, सिटीजन और नॉन सिटीजन, करेक्ट। तो नॉन सिटीजन जो भी हैं वो दे विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट इलेक्टेड और टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्शन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे विल नॉट बी इलेक्टेड और सेलेक्टेड, करेक्ट। ये आर्टिकल 84 बोलता है। 84 बोलता है कि इंडिया में अगर वो व्यक्ति सिटीजन है, साथ ही अगर 25 ईयर्स एज उसने कंप्लीट कर लिया है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा के लिए एलिजिबल हो जाता है। तीसरा कंडीशन इसमें यह है कि टाइम टू टाइम अगर कोई क्राइटेरिया या पार्लियामेंट लॉ के द्वारा कोई और क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, तो इन दोनों क्राइटेरिया के अलावा वो क्राइटेरिया भी फिक्स या कंप्लीट होना चाहिए, देन ओनली ही विल बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड इन लोकसभा। लेकिन वही राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में बोला जाता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने के साथ साथ वहाँ पे 25 ईयर्स नहीं बल्कि 30 ईयर्स का क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। मीन्स कि 30 ईयर्स के एज कंप्लीट अगर होते हैं, देन ओनली ही विल बी एलिजिबल टू गेट सेलेक्टेड इन या फॉर राज्यसभा। मतलब क्या हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 जो है दो ही क्राइटेरिया बोलता है। एक क्राइटेरिया सिटीजनशिप के बारे में बोलता है और दूसरा क्राइटेरिया एज फैक्टर को बोलता है कि जो व्यक्ति सिटीजन है और 25 साल पूरा कर लिया है तो वो लोकसभा के मेंबर होने के लिए एलिजिबल हो गया है, और कोई व्यक्ति 30 ईयर्स का हो गया है और सिटीजन है, इसका मतलब वो राज्यसभा का इलेक्शन के लिए, मतलब अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए एलिजिबल है तो वो लोकसभा के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति लोकसभा के लिए एलिजिबल है वो जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा के लिए भी एलिजिबल होगा, करेक्ट। तो ये हो गया। और तीसरा क्राइटेरिया जो होता है वही कि जब टाइम टू टाइम या कोई भी अदर क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड या फिक्स किया गया है वो जो होगा वो एक क्राइटेरिया भी मीट होना चाहिए, करेक्ट। अब अगर क्वालिफिकेशन होने के बाद तो आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, इलेक्शन जीतेंगे। आपको पता ही है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों इलेक्शन होता है, करेक्ट। लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है तो डिसक्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। हम जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी है वहाँ पे। 10th शेड्यूल आप लोगों ने पढ़ा ही है, राइट। उसके ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 10th शेड्यूल को अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। रिसेंटली अभी इंक्लूड न्यूज़ में भी था, तो मैं विजन IAS का जो लेसन मैंने अपलोड किया है उसमें भी डिसक्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने चर्चा किया था, करेक्ट। तो डिसक्वालिफिकेशन जो है वो आर्टिकल 102 है सबसे पहले। जैसे क्वालिफिकेशन 84 है तो यहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन 102 है। डिसक्वालिफिकेशन में पहला पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉफिट का कोई ऑफिस होल्ड करता है, राइट, कोई भी प्रॉफिट का होल्ड करता है जो कि यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, देन ही विल बी डिसक्वालिफाइड, मतलब डिसक्वालिफिकेशन के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। लेकिन मिनिस्टर अगर बनता है, राइट, और अगर कोई एग्जेम्प्टेड, मतलब जो पार्लियामेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लॉ एंड रूल है उसके आधार पे जो भी बोला गया है कि ये सीट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो उसी में सिर्फ वो अगर रहता है तभी वो डिस्क्वालीफाइड। अगर कुछ एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड के लिए एलिजिबल नहीं होता है, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है अनसाउंड माइंड का होना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अनसाउंड का माइंड का होना मतलब लीगल स्टूडेंट के लिए और नॉर्मली आप पढ़े लिखे इंसान हैं, हम सब हैं, तो वहाँ पे अनसाउंड माइंड का जब टर्म आता है तो सर्टिफिकेट जो मेडिकली दिया जाता है दैट इज़ नॉट सफिशियंट इन लीगल टर्म्स। ध्यान रखिएगा, दैट इज़ नॉट सफिशियंट। जब लॉ आप पढ़ेंगे तब आप क्लियर होगा। तो मतलब अनसाउंड होना है, वो सर्टिफिकेट दिया गया है डॉक्टर्स के थ्रू, एंड दैट इज ऑल्सो बीइंग डिक्लेयर, दैट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। सो राइट, सो इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। तो अनसाउंड माइंड होने के साथ साथ में कोर्ट के द्वारा भी डिक्लेयर कर दिया गया है, देन ही विल बी एलिजिबल टू बी डिस्क्वालिफाइड।
थर्ड पॉइंट है कि अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब अगर आप कोई होता है ना कि बैंकरप्ट हो गया, एकदम अचानक से सब कुछ खत्म हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तब वैसे केस में तो दैट पर्सन विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू बी डिसक्वालिफाइड अंडर आर्टिकल 102, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि फोर्थ है, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, राइट, अगर नहीं रहा, मतलब इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे ही सिटीजनशिप कहीं वॉलंटरीली या कहीं पे सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया फॉरेन कंट्री का, इमीडिएटली ही विल बी डिसक्वालिफाइड या ही विल बी एलिजिबल टू बी डिसक्वालिफाइड। मतलब क्या है कि हम देखेंगे कि 84 में बोलता है सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही होना है, तो जैसे ही आप सिटीजन नहीं होंगे, कट हुआ, इसका मतलब है डिसक्वालिफाइड होने के लिए आप एलिजिबल है, करेक्ट। नेक्स्ट है कि अगर कोई और भी लॉ, आपको पता ही है कि पार्लियामेंट के द्वारा ही सारा लॉ बनाया जाता है, तो किसी और लॉ में कुछ और भी ऐसा क्राइटेरिया पुटअप किया गया है, इनपुट किया गया, जिसके आधार पे भी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी तैयार होता है, तो उन लॉ के अनुसार भी अगर कोई आदमी डिस्क्वालिफाइड या उसमें कन्विक्ट होता है या उसके अनुसार फिट बैठता है, देन ऑल्सो ही विल बी एलिजिबल टू बी डिस्क्वालिफाइड। सो डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन के लिए और क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी के लिए 84, मतलब 84 एंड 102 आपको माइंड में रखना है और कुछ नहीं, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। क्वालिफिकेशन 84, राइट, और डिस्क्वालिफिकेशन 102 ईयर के एज में आने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन, 84 के एज तक में क्वालिफिकेशन, है ना, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एलिजिबिलिटी भी हम लोगों ने देख लिया, क्वालिफिकेशन भी देख लिया, डिस्क्वालिफिकेशन भी देख लिया। तो वह सीट वैकेंट कैसे कैसे सिचुएशन में हो सकता है, तो सबसे पहले तो रेजिग्नेशन के थ्रू है। तो मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट पे बता रहा हूँ, ये क्राइटेरिया आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, अब्सेंस, अदर, लेकिन उसके अंदर का जो मैटर है वो है। अब रेजिग्नेशन में देखिए, मेंबर में रिजाइन हिज सीट बाय राइटिंग टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब ये क्लियर है कि रेजिग्नेशन के थ्रू सीट वैकेंट हर जगह होता है, ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, हर जगह तो नॉर्मल बिहेवियर है, करेक्ट। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन उठता है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वहाँ रिज़ाइन करना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, तो वो प्रेसिडेंट को देगा या प्राइम मिनिस्टर को देगा, इस तरह से रहता है, या गवर्नर को देगा या कोर्ट में देगा या स्पीकर को देगा या चेयरमैन को देगा। तो सबसे पहले बात इस बात का ध्यान रखिएगा कि यो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्यक्ति जो रिजाइन कर रहा है वो कंसर्न हाउस के हेड को देगा। मतलब अगर राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा का मेंबर है, तो ही विल बी गिविंग टू चेयरमैन, अगर लोकसभा है तो ही विल बी गिविंग टू स्पीकर, करेक्ट। तो चेयरमैन और स्पीकर इन दोनों को रेस्पेक्टिवली रेजिग्नेशन लेटर देना होता है। सेकेंड पॉइंट है कि वैकेंसी, अगर डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो 102 में दिया गया है उसमें अगर वो मीट करता है तब वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, और डिस्क्वालिफाइड हो गया मतलब क्या, सीट खाली हो गया ना। डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन के अनुसार भी अगर जैसे आप मैंने बोला था ये पॉइंट कि अदर लॉ इन अदर एनी लॉ, है ना, एनी लॉ अदर, तो क्या है एनी लॉ, वही एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का जो बनाया गया है उसमें भी क्राइटेरिया दिया गया है ना, तो उस क्राइटेरिया में अगर फिट होता है देन ऑल्सो ही विल बी एलिजिबल टू बी डिस्क्वालिफाइड। अगर डिस्क्वालिफाइड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है तो ही विल बी डिक्लेयर डिस्क्वालिफाइड, है ना, और डिस्क्वालिफाइड हुआ तो सीट वैकेंट हुआ। थर्ड पॉइंट है अब्सेंस। अब अब्सेंस में क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है तो अब्सेंस के थ्रू भी है। तो कोई भी व्यक्ति अगर लगातार 60 डेज पार्लियामेंट में अगर कोई सेशन चल रहा है या अटेंड करना है उसे और अटेंड नहीं करता है, अब्सेंट रहता है पार्लियामेंट की मीटिंग से लगातार 60 डेज, देन हिज सीट विल बी डिक्लेयर्ड एज वैकेंट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ट्विस्ट होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो माइंड से निकल गया होगा और गलत भी मार दिए। कई बार इसी पॉइंट को लिखा रहता है 2 मंथ्स, देखा है ना। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो लिखे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इसी बात का अगर ध्यान रखा जाना होता, अगर 2 महीना ही लिखना होता तो ही वुड हैव रिटन 2 मंथ्स नॉट 60 डेज, क्योंकि 2 मंथ में 60 होता है तो 61 डेज भी होता है, 59 डेज भी होता है, 58 डेज भी होता है, करेक्ट। तो वैसे में हम इस बात को कैसे कंसीडर कर लें कि 2 महीने हैं,
तो इट्स बेटर टू रिमेंबर 60 डेज। कई बार कई लोग इस क्वेश्चन पे मैंने देखा है कि रॉन्ग करते हैं कि सर 60 डेज तो 2 मंथ होता है। तो क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत यही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट अगर उनको लगा होता कि 60 डेज इज इक्विवेलेंट टू 2 मंथ, तो ही वुड हैव रिटन 2 मंथ्स। आप जैसे देखिएगा कि इमरजेंसी लागू होता है या नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, तो वहाँ पे क्या है, 2 महीने का क्राइटेरिया दिया गया है ना। क्यों दिया गया है? इसीलिए क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 2 महीना, वहाँ 60 डेज नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो ये इस ढंग से जहाँ पे 60 डेज, मेरे कहने का मतलब है जहाँ पे 60 लिखा हुआ है 60 लिख देखिए, जहाँ पे मंथ लिखा हुआ है हाँ मंथ पे ध्यान दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अदर रीजन जिसके कारण वैकेंसी क्रिएट हो सकता है। तो वो आप लोगों को पता है कि अगर कोर्ट ही डिक्लेयर किया भाई ये जो इलेक्शन पे जीत के आए हैं वही इनवैलिड है, तो नेचुरल है वो सीट इनवैलिड हो जाए, वैकेंट हो जाएगा, है ना। या हाउस के द्वारा एक्सपेल्ड कर दिया गया, चलो भागो यहाँ से, एक्सपल्सन हो गया, तो व्हेन हाउस इटसेल्फ इज एक्सपेलिंग हिम इट मीन्स दैट द सीट इज बीइंग वैकेंट। ओके, दूसरा है कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे वो इलेक्टेड हो जाता है तो ऐसे में भी सीट तो वैकेंट हो जाएगा ना। हाल ही में आपने देखा कि हमारे अभी प्रेसिडेंट जो है मिस्टर एम वेंकैया नायडू, वो भी तो कहीं ना कहीं मेंबर थे ना लोकसभा राज्यसभा के, तो जब वो इलेक्ट हुए तो ऑटोमेटिकली वो सीट वैकेंट हो गया, राइट। और तीसरा है कि अगर वो गवर्नर, तीसरा मतलब अगला पॉइंट है कि अगर वो गवर्नर मतलब गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति में वो चले जाते हैं, मतलब नियुक्त हो जाते हैं, देन सीट विल बी वैकेंट। और भी है वैकेंसी का रीज़न, अचानक डेथ हो गया तो क्या हुआ, डेथ भी तो है रीज़न ना, कि अगर अचानक डेथ हो गया तो दैट इज ऑल्सो बिकमिंग द रीज़न फॉर सीट वैकेंसी, राइट। अब यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा कि वैकेंसी में एक बात को मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपको समझ में आएगा। एक्सपेल्ड हो गया व्यक्ति मतलब क्या, सीट वैकेंट हो गया, राइट। अगर कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया मतलब क्या, डिक्लेयर कर दिया कि भाई उसका इलेक्शन ही इनवैलिड था, तब भी वो इनवैलिड हो, मतलब नल एंड वाइड हो गया और वो मेंबर नहीं रहेगा, राइट। ये दो सिचुएशन याद रखिएगा। बस अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि मेंबर ऐसा सिचुएशन आता है, देखिए मेंबर हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन का वहाँ पार्लियामेंट में वोटिंग करता है, सीटिंग करता है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था या मान लो जो भी है उससे एसोसिएटेड, तो उसके लिए क्या फ़ाइन है। तो आप देखेंगे कि टोटल 500 रुपीज़ पर डे का फ़ाइन रखा गया है। 500 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार टोटल लाइबिलिटी ऑफ 500 फॉर ईच डे, और आर्टिकल 104 पढ़िएगा, 102 में डिस्क्वालिफिकेशन है तो 104 में पनिशमेंट भी दिया गया है कि जितना दिन वो बैठेगा उतना 500 देना पड़ेगा उसको। द पर्सन इज लायबल टू बी पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज़ फॉर ईच डे, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा कि भाई आप बोलेगा कि जो मेंबर होगा वही तो बैठेगा, दूसरा कौन बैठेगा। ऑफ कोर्स बात तो सही है, लेकिन अभी हमने अब पिछले पॉइंट में क्या देखा कि एक्सपेल्ड हो जाता है और वो मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, वो कंसीडर कर, कोर्ट के द्वारा इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है उसके इलेक्शन को, नल एंड वाइड कर दिया गया, तब भी वो ज़बरदस्ती करेगा, नहीं हम चैलेंज करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, तब भी ये सिचुएशन अराइज हो सकता है, जो कि सर्कमस्टांशियल है, बता रहा हूँ मैं। ये एक उस लेवल में जाके एक दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण वैसे मेंबर जो हैं हो सकता है कि वो अटेंड कर लें। जिसको पता है कि हम मेंबर ही नहीं, वो क्यों जाएगा, नेचुरल है। जिसने रिज़ाइन कर दिया वो खुद ही बोलेगा हम जब रिज़ाइन कर देते हम क्यों जाएंगे, क्यों 500 रुपये का पेनल्टी दें। लेकिन कई बार इस तरह का कन्फ्यूजन है कि एक्सपेल कर दिया गया तब भी जा रहे हैं, या कोर्ट के द्वारा बता दिया गया कि भाई आप हो गए डिस्क्वालीफाइड तब भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होता है। वैसे में 500 का एक चीज़। दूसरा चीज़ होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसको माना जाता है, जो इलेक्शन जीत के बन गया वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं। जब तक सर्टेन प्रोसीजर को ना फॉलो किया जाए तब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं माना। जीत लेना इलेक्शन डज नॉट मीन कि वो मेंबर हो गया है। जीतने के बाद उसे ओथ लेना पड़ता है, ओथ एंड अफर्मेशन करना पड़ता है। तो अगर ओथ एंड अफर्मेशन किए बिना ही, मान लीजिए आज ओथ हो रहा है, 2 दिन 3 दिन तो ओथ हो गया, वो आदमी आया ही नहीं, और 10 दिन के बाद जाकर सीधा वोटिंग में या सीटिंग में जाकर बैठ गया, देन ऑल्सो 500 रुपीज़ पेनल्टी, है ना। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है टेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड ओथ एंड अफर्मेशन। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ कि कैन यू टेल मी कि जो ओथ एंड अफर्मेशन की बात हुई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में है।
इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में डालिएगा। कौन से शेड्यूल में है जहाँ पे ओथ की बात की गई है? बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसके लिए ओथ का प्रोविज़न जो है हमारे शेड्यूल्स में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, ये 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल में आप कौन से शेड्यूल में ये चर्चा किया गया है वो आप देख के मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको याद है तो इमीडिएटली कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। और इसी तरह के मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वी डिजर्व टेलीग्राम जो मेरा चैनल है, इसी तरह का क्वेश्चन मैं हर रोज़ पूछूंगा। थोड़ा सा बीच में आज के डेट में बता रहा हूँ कि कुछ क्या बोलूँ, पर्सनल चीज़ है, कुछ टेंशन आ गया था जिसके कारण मैं आज क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाया। कुछ बड़ा टेंशन आ गया था और आ नहीं गया था, बल्कि है अभी भी सस्टेन है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कूल माई सेल्फ, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो उस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक वी डिजर्व टेलीग्राम चैनल का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा, डू नॉट वरी फॉर दैट, एंड यू विल बी इन प्रैक्टिस। मैं श्योर करता हूँ कि आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे आप रियली इंजॉय करेंगे, आपको लगेगा कि सही डायरेक्शन में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया। तो टेकिंग एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ द ओथ एंड अफर्मेशन। दूसरा है कि व्हेन ही नोज दैट ही इज डिस्क्वालीफाइड, जो बोला ना कि डिस्क्वालीफाइड बाय द कोर्ट या एंटी डिफेक्शन लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड हो गया, एक्सपेल कर दिया गया, ये सब, और दैट ही इज डिस्क्वालीफाइड फॉर इट्स मेंबरशिप, मेंबर बनने के लिए भी डिस्क्वालीफाइड है, फिर भी वहाँ पहुँच गया है, तो ये रीजन। तीसरा है कि अगर वो जानता है कि उसे एक्सपेल कर दिया गया है, या मान लीजिए बोला गया कि 10 दिन के लिए एक्सपेल किया गया, तो वो क्या है, प्रोहिबिटेड फ्रॉम सीटिंग एंड वोटिंग इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट या बाय पार्लियामेंट्री लॉ। तब जब उसको बोला गया है कि 10 दिन तुम अटेंड नहीं कर सकते हो, एक्सपेल कर दिया गया या आपको सस्पेंड कर दिया गया 10 दिन के लिए, तो आप 10 दिन को कैसे अटेंड कर सकते हो? और अगर अटेंड करोगे तो 500 रुपीज़ का पेनल्टी देना पड़ेगा। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि 500 पेनल्टी देकर बैठ जाओ, आपको बाहर निकाला ही जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं जहाँ पे 500 रुपीज़ का पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या उस मेंबर के ऊपर जो पार्लियामेंट में अनऑथोराइज वे में सीटिंग करता है या वोटिंग करता है या मीटिंग में अटेंड करता है। तो मुझे लगता है कि आपको एक क्लैरिटी मिला होगा गाइस कि ऑफिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में जो क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है एंड डिसक्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है, ये आपको समझ में आया होगा। हाल ही में अभी एक और पॉइंट बता देता हूँ कि डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड में सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 को यूज करते हुए मणिपुर के एक मेंबर को, मिनिस्टर को डिसक्वालीफाई किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे इनऑर्डिनेट डिले किया जा रहा था लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के द्वारा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कुछ डिसीजन लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 को इस्तेमाल करते हुए, और वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आर्टिकल 212 का भी वायलेशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। तो आप देख लीजिएगा कि 212 क्या है, 142 क्या है, और मणिपुर का जो केस था उसमें फैक्ट्स क्या था, ताकि आप जब प्रैक्टिकली कनेक्ट करेंगे तो यू विल बी फाइंडिंग दैट कि इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर एंड टू कनेक्ट। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अचानक क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछ दिया जाता, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होता है जो करंट में डिस्कशन हुआ होता है, जो हमारे नज़रों से शायद निकल चुका होगा, बट ये रहा है। सो गाइज, स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा चैनल से जुड़े रहिए। आपको अच्छा वीडियो, परफेक्ट वीडियो, टू द पॉइंट वीडियो मिलेगा, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिलेगा। थैंक यू।